धामी सरकार का महिलाओं को तोहफा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए उठाया कदम। विधानसभा सत्र में पेश हुआ साहसिक फैसला। सीएम ने कहा धर्मांतरण रोकने के लिए बना सख्त कानून। महिलाओं को मिलेगा 30% आरक्षण। महिला आरक्षण बिल सदन के पटल पर पेश। संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में किया पेश। सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए हो चुके हैं बंद। सैलानियों का हर रोज लग रहा है जमावड़ा। तुंगनाथ घाटी में अवैध अतिक्रमण भी जारी। मसूरी देहरादून मार्ग पर अतिक्रमण को लेकर विरोध प्रदर्शन। आक्रोशित व्यापारियों ने सड़क किनारे बंद की दुकानें। ग्रामीणों ने कहा बंदोबस्त न होने के कारण नहीं पास नक्शे। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए उत्तराखंड की खबरों का सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। तो विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है, शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के हितों को देखते हुए नौकरियों में उनके आरक्षण को लेकर पहले दिन से ही गंभीर है। मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण कानून पर भी बयान देते हुए कहा कि राज्य में लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि धन बल और प्रलोभन के आधार पर लोगों को धर्म बदलवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लिहाजा इस विषय पर भी सख्त कानून बनाया गया है। देहरादून उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी सरकार का महिलाओं को सम्मानित करने का ये तोहफा अपने आप में अनोखा है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन मंगलवार को महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का विधेयक पेश किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शून्यकाल में महिला आरक्षण का विधेयक सदन पटल पर रखा। विधानसभा की कार्यसूची में इस विधेयक को पेश करने का कोई जिक्र, लेकिन सरकार की तरफ से इसे अचानक पेश किया गया। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं के हितों को देखते हुए नौकरियों में उनके आरक्षण को लेकर पहले दिन से ही गंभीर है। लिहाजा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी और हाईकोर्ट के आदेश को स्थगन कराकर अब राज्य सरकार सीधे नौकरियों में आरक्षण पर कानून ला रही है। सरकार ने जो वादा किया था उसे पूर्ण किया है। हमारा राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति ने बहुत संघर्ष की बदौलत ये राज्य हमको मिला और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमारे राज्य में है। पिछले दिनों जब माननीय न्यायालय से उच्च न्यायालय से इस प्रकार का फैसला आया तो हमने तभी कहा था कि हम हर स्तर पर जाकर मातृशक्ति के हितों के लिए काम करेंगे और मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए, मातृशक्ति के विकास के लिए, मातृशक्ति के संवर्धन के लिए जिस प्रकार से भी हमको संघर्ष करना होगा, जिस प्रकार से भी सरकार का काम होगा, हम वो काम करेंगे। हम पहले उच्चतम न्यायालय में गए, SLP हमने दायर करी, वहाँ से हमको राहत मिली और उसके बाद हमने क्योंकि उसको पुख्ता करने के लिए कि हमारी मातृशक्ति का 30% क्षैतिज आरक्षण बना रहे, उसके लिए हमने विधानसभा के अंदर पहले ही कहा था कि हम विधेयक लाएंगे, एक्ट के रूप में इसको क्रियान्वित करेंगे। अब हम विधेयक लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने धर्मांतरण कानून पर भी बयान देते हुए कहा कि राज्य में लगातार शिकायतें आ रही थी कि धन बल और प्रलोभन के आधार पर लोगों को धर्म बदलवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लिहाजा इस विषय में भी सख्त कानून बनाया गया है। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में धर्म परिवर्तन कानून में सख्त बदलाव किए गए हैं। जबरन धर्म परिवर्तन को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है और जबरन धर्म परिवर्तन के साथ ही लव जिहाद को राज्य में बैन किया गया है। हमने बहुत पहले से, क्योंकि धर्मांतरण आज हमारे यहाँ पर एक खून की तरह लग गया है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पता ही नहीं लगता है कि किस प्रकार से तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाकर धर्मांतरण करवाया जाता है, मतांतरण करवाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। इसलिए हमने निर्णय लिया था, हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में हमने तय किया था कि हम
इस बार इसके लिए एक सख्त कानून बनाएंगे और जिसमें एक कड़ी सजा जो 10 वर्ष की हो और कड़े प्रावधान हो, जिससे कि कोई भी इस प्रकार का कृत्य न कर पाए। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है, इसलिए हम कड़ा कानून। मुख्यमंत्री ने कल विधायकों से हुई जीएसटी कटौती विधायक निधि में इस्तेमाल के दौरान आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस विषय पर विभाग से राय लेने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री से कांग्रेस विधायक मिले थे और मुलाकात के दौरान विधायक निधि पर इसके पड़ रहे प्रभाव का जिक्र किया था। सभी विधायकों ने और सभी सम्मानित नेतागणों ने मुझसे बात की है। इस संबंध में हम लोग सकारात्मक रूप से बात करके फाइनेंस डिपार्टमेंट इसमें हम लोग रास्ता निकालेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है। देवभूमि में धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार ने इस विषय में भी सख्त कानून बनाया है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये बात रखी थी कि हम राज्य के अंदर सभी के लिए समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पुष्कर सिंह धामी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और खास तौर से कठोर भी हो रही है। धर्मांतरण के जो मामले सामने आ रहे थे उस पर रोक लगाने के लिए सख्त से सख्त कानून की आवश्यकता थी, उस दिशा में भी काम करती हुई निरंतर नजर आ रही है। राज्य की सरकारी सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण देने की दिशा में भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है और इसी कड़ी में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संसद में उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2022 प्रस्तुत किया। इसमें महिलाओं को सीधी भर्ती में जुलाई 2006 तक 20% और इस अवधि के बाद 30% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। ऐसा करके सरकार ने प्रदेश में राज्य गठन के बाद क्षैतिज आरक्षण के आधार पर हुई महिला कार्मिकों की नियुक्तियों को सुरक्षित रखने की दिशा में कदम बढ़ाया। दरअसल राज्य गठन के बाद सरकार ने महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक स्तर बढ़ाने के लिए इन्हें सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने का निर्णय लेते हुए शासनादेश जारी किया था। इसी वर्ष इस शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासनादेश पर रोक लगा दी थी। सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए हाईकोर्ट के आरक्षण पर भी रोक के आदेश पर स्टे दिया और पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। देखिए, हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी कि हम लोग महिला आरक्षण के विषय में इस सत्र में लाएंगे और वो आज हमने प्रस्तापित किया है। मैं इसके लिए अपनी सरकार का भी विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें सभी का सहयोग मिलेगा ताकि हम अपने जो महिलाएं हैं उनको उसका जो लाभ है उसको हम दे सकें। इधर पंचकेदार में 1/3 केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट शीतकालीन के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन अब भी यहां सैलानियों का हर रोज जमावड़ा लग रहा है। इसके साथ ही साथ सेंचुरी एरिया में खुलेआम अतिक्रमण भी किया जा रहा है। परंपरा के अनुसार कपाट बंद होने के बाद यहां आना प्रतिबंधित है। अब ऐसे में सैलानियों के आने से प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं और धाम से जुड़े लोगों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। प्रशासन और वन विभाग द्वारा तुंग घाटी के सुरम्य मखमली बग्यालों में अवैध रूप से संचालित 51 टेंट और ढाबे संचालकों को नोटिस थमाने के बाद भी तुंगनाथ घाटी के विभिन्न यात्रा पड़ावों में अवैध अतिक्रमण जारी है और बुग्यालों में अतिक्रमण के नाम पर अवैध खनन और वृक्षों का गिरना निरंतर जारी है। उससे प्रकृति की सुंदरता गायब होने के साथ ही पर्यावरण को खासा नुकसान हो रहा है। अतिक्रमण जारी रहने से प्रशासन और वन विभाग की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ रही है। और आइए बात अब मसूरी की कर लेते हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर लोगों द्वारा सड़क किनारे किए गए अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल जिलाधिकारी ने अवैध निर्माण को लेकर 1 सप्ताह के भीतर हटाने का निर्देश जारी किया था। जिला प्रशासन द्वारा सभी अवैध निर्माण और अतिक्रमण को 1 सप्ताह के भीतर हटा दिया जाना था। इसे लेकर सड़क किनारे के दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों को बंद करके जिला प्रशासन और देहरादून विकास प्राधिकरण के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। लोगों का कहना है कि उनके द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से भी जिला प्रशासन और MDDA द्वारा की गई कार्रवाई को रोकने के लिए आग्रह किया गया।
ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी देहरादून मसूरी मार्ग पर प्रशासन द्वारा चिन्हित अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लोगों द्वारा स्वयं ही हटा दिया गया था, परंतु एक बार फिर से जिला प्रशासन द्वारा सड़क किनारे बनी दुकानों को अतिक्रमण और अवैध निर्माण की श्रेणी में लाकर ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने कहा है कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर चिन्हीकरण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और मसूरी देहरादून मार्ग पर कार्रवाई करने के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही सड़क किनारे हो रखे अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। हम निजी भूमि में हम लोग बैठे हुए हैं, जो हमारी जो है ना पुश्तैनी भूमि है। पानी वाले मोड़ से लेकर मसूरी तक करीब 20 किलोमीटर का एरिया जब आप हमारी ग्राम सभा से पार करते हो तो हमें मसूरी जो है ना पहुंचा जाता है। हमें आए दिन नोटिस दिए जा रहे हैं, बड़ी दुख की बात है। हम यहाँ पे यूपी के टाइम से 95 से हम लोगों को नोटिस मिलते आ रहे हैं अभी तक। हर महीने करीब सैकड़ों नोटिस गांव वालों को मिलते हैं। एक चीज़ और है, मसूरी नगर पालिका ने मसूरी MDDA वालों ने हम गांव वालों को, जो मसूरी के आसपास के जो है ना 13 गांव हैं, उसको MDDA में निहित किया हुआ है। और मसूरी का जो मास्टर प्लान है वो तब तक नहीं बनेगा जब तक नोटिफाइड स्टेटें साफ क्लियर नहीं हो पाएंगी। और उसको बनने में मुझे तो लगता है करीब मेरे ख्याल से 20-25 साल और लगेंगे अभी, क्योंकि 95 से MDDA ने यहाँ पे पूर्ण रूप से गांव में बंद किया हुआ है। कोई भी आप जो है ना रेजिडेंशियल और जो है ना कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होने देते हैं यहाँ पे। और 22 और 5 जो है ना 27 साल तो ये हो गए हैं इसको MDDA को हमें देखते हुए। और आज जो स्थिति है वो बहुत जो है ना मुश्किल वाली स्थिति हो गई हमारे लिए। दुकान जो हैं जो गलत तरीके से बनाई गई हैं या इंक्रोच की गई हैं, उनको सभी को नोटिस दे दिया गया है और सभी को बता दिया गया है कि समय रहते ही अपने लेवल पे ही उसको या तो हटा लें या डिमोलिश कर लें। अदरवाइज़ हमारी टीम जो है 2 टीम्स बनाई गई हैं, एक उठाल गेट से ऊपर, एक उठाल गेट से नीचे, वो फिर कार्रवाई करेंगे। को लेकर मैं बहुत प्रश्न उठे हैं, तो उसको लेकर भी कोई ठोस कार्रवाई, क्योंकि मसूरी में अवैध निर्माण बहुत जोरों पर है। चालान की प्रक्रिया कर दी जा रही है परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं, ये जैसे जिस तरह से मामले संज्ञान में आते हैं हम उस पर कार्रवाई करते हैं और भी आगे रिगरस मॉनिटरिंग इस पे की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सभा जो क्यारकुली भट्टा है उसके अंतर्गत सड़क के दोनों तरफ जो दुकानें हैं, जो कि आज की नहीं है, बहुत पुरानी है और निजी भूमि पे है। और नीति इसमें कोई बनाएगी नहीं है सरकार की द्वारा। जो कॉमर्शियल एक्टिविटी जो होनी है, कॉमर्शियल का जो नक्शा पास होना है वो हमारा होता नहीं है। आप सब लोगों को मालूम है मसूरी जोन 2 में है। आवश्यक नक्शे पास हो रहे हैं लेकिन कॉमर्शियल नहीं हो रहे हैं, और हम कॉमर्शियल में नक्शा पास करने को तैयार हैं। जो भी हमारी कमी है उसको हम दुरुस्त करने को तैयार हैं, लेकिन उसका कोई नीति तो बने सरकार द्वारा। और दूसरी इसमें मेन समस्या हमारे साथ ये है कि हमारे यहाँ बंदोबस्त सन 66 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। अभी जो हाल में बंदोबस्त हमारा हुआ था 95 के लगभग, वो अधूरा ही इन्होंने तहसील में डाल दिया, उसे कंप्लीट भी नहीं किया। तो इस वजह से हमें बहुत दिक्कतें आ रही है। हमारा म्यूटेशन नहीं होता। हमारे यहाँ रजिस्ट्री बैन है। हमारे यहाँ सीट नंबर 3 सजरे की पूरी मिसिंग है। 200 से 250 नंबर खसरे में मिसिंग है। फॉरेस्ट का एरिया हमारा नहीं है। हमें फ्री जोन में कर देना चाहिए, क्योंकि मसूरी नगर पालिका का क्षेत्र जो है वो उसमें स्टेटें हैं और हमारे यहाँ स्टेट नहीं है। हम मसूरी की तलहटी में आते हैं। हमारे यहाँ कृषि भूमि है। हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट की वन भूमि है उसके खसरे नंबर अलग हैं, वो चिन्हित है, बिल्कुल चिन्हित है वो। तो इस वजह से हमें फ्री जोन कर देना चाहिए। और पिछले 1-1.5 महीने से हमें आए दिन नोटिस दिए जा रहे हैं। तो आक्रोशित व्यापारी सड़क पर उतरे हुए हैं, क्योंकि जो इंक्रोचमेंट है उसे लेकर लगातार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है उनका कहना है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है और इसे ही लेकर वो सड़कों पर उतरे। उनका कहना था कि अगर बंदोबस्त पहले से ही कर दिया जाए तो फिर ऐसी परिस्थिति ही नहीं हो। नक्शा क्यों नहीं पहले से पास किया गया, और अगर नक्शा पास किया गया है और ये परिस्थिति बन रही है तो फिर
अब हमें क्यों अतिक्रमण के दायरे में लाकर हमारे लिए परेशानी खड़ी की जा रही है। बहरहाल इस पर उनकी मांगे हैं, सरकार और प्रशासन इस पर क्या ध्यान देता है, हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। देवों की भूमि कहे जाने वाले देवभूमि उत्तराखंड में आपराधिक मामले सामने आते रहते हैं। उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और वहीं आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी भी की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में आपराधिक घटनाएं आए दिन सामने आती रहती है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल महिलाओं पर अपराधों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बलात्कार से लेकर छेड़खानी और घरेलू हिंसा के साथ ही चैन स्नैचिंग के मामले उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर आपराधिक वारदातें मैदानी क्षेत्रों से आती थी, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो पहाड़ों में भी इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कि देवभूमि उत्तराखंड इन घटनाओं से लगातार शर्मसार हो रही है। ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। ऐसे में हरिद्वार जिले में लगातार बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम के लिए हरिद्वार एसएसपी द्वारा 10 चीता बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि चीता पुलिस का गठन हरिद्वार में अपराधों की घटना को अंजाम देकर फरार होने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए किया गया है। चीता बाइक पुलिस को हर सुविधा से लैस किया गया है, जिससे तुरंत ही घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जा सके। हरिद्वार में महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। साथ ही अपराधी कई वारदातों को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते थे, लेकिन अब चीता पुलिस ऐसी घटनाओं को रोकने की कार्रवाई करेगी। वहीं आपराधिक मामलों को लेकर हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि चीता पुलिस की प्राथमिकता कंट्रोल रूम पर आने वाली सूचनाओं को सुनने की रहेगी। फील्ड में जब चीता पुलिस कार्य करती है तो लोगों में विश्वास होता है, क्योंकि चीता पुलिस घटनाओं को रोकने में अहम योगदान निभाती है। इसी को देखते हुए हमारे द्वारा 10 चीता पुलिस बाइक को शहर में लगाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका गठन किया जाएगा। हमारे शहर में जो चीता पुलिस है वो बेसिकली सारी सूचनाओं पर जो कंट्रोल रूम पर आती है उसको अटेंड करना उसकी प्राथमिकता होती है, और सड़क पर रहने से उनके जो है लोगों में विश्वास की भावना भी रहती है और कोई घटना होती है तो उसका तत्काल वो निवारण भी करते हैं। इसीलिए 10 जो नई चीता बाइक को शहर में अभी शुरू किया गया है, इसी तरह देहात में भी शुरू कर रहे हैं। और एक यूनिफॉर्म ड्रेस इनके लिए बनाई गई जो उनके लिए सुविधाजनक हो, जिसमें वो अपने वेपन को भी रख सके, पानी की बोतल भी हो, मोबाइल भी हो, डायरी भी हो, तो इस तरह से एक उनकी किट को भी वितरित किया गया है। तो ये बेसिकली जनता की व्यवस्था के लिए इसमें है कि जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उसको लिखें, इंदराज करें, जिसको कोई भी अधिकारी चेक कर सके कितनी सूचनाएं प्राप्त हुई, क्या उसमें कार्रवाई हुई है, डायरी रखें अपने साथ। और साथ ही साथ मोबिलिटी बढ़ने से कहीं ना कहीं शहर में जो है एक जनता के ऊपर विश्वास होता है कि पुलिस हर जगह मौजूद है और कोई भी सूचना उसको तत्काल अटेंड करें, इसलिए इनको एक फ्लैग ऑफ करके एक नया मोटिवेशन करके इनको रवाना किया गया है। चीता पुलिस को हर सुविधा से लैस किया गया है। आपराधिक घटनाओं को रोकने में ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएगी। उत्तराखंड में क्राइम की रोकथाम के लिए उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू द्वारा सीपीयू का गठन किया गया था, मगर सीपीयू सिर्फ चालान काटने तक ही सीमित रही। आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए अब देखना होगा कि चीता पुलिस के गठन के बाद हरिद्वार में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर किस हद तक विराम लगेगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। तो अपराध रोकने का पूरा प्रयास करेगी चीता पुलिस। आइए आगे बढ़ते हैं। सितारगंज से खबर ले रहे हैं, जहां मीना बाजार में अतिक्रमण को लेकर की गई तोड़फोड़ का असर नगरपालिका बोर्ड की बैठक में देखने को मिला है। मीटिंग में बोर्ड के सदस्यों ने जमकर हंगामा काटा। उन्होंने कहा कि पुराने बोर्ड ने प्रस्ताव पास करके वेंडर्स को बसाया था, जबकि प्रशासन ने वर्तमान बोर्ड को तोड़फोड़ कर प्रक्रिया से अनभिज्ञ रखकर उसमें तोड़फोड़ की है। वहीं प्रस्ताव पास किया गया कि अब जो भी टाउन वेंडिंग कमेटी बने उसमें वर्तमान पालिका बोर्ड के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। दरअसल नगर पालिका में बोर्ड की मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें चेयरमैन सभासदगण मौजूद रहे। मीटिंग शुरू होते ही मीना बाजार में तोड़फोड़ को लेकर हंगामा शुरू हो गया।
बोर्ड सदस्यों ने कहा कि साल 1990 में मीना बाजार में वेंडर्स को तत्कालीन बोर्ड ने प्रस्ताव पारित कर शिफ्ट किया था, जबकि इन वेंडरों को प्रशासन ने मीना बाजार से हटाया तो वर्तमान बोर्ड को कोई सूचना नहीं दी गई। गौरतलब है कि बोर्ड ने प्रस्ताव पास करके तोड़फोड़ से प्रभावित व्यापारियों वार्ड वासियों का हाउस टैक्स माफ करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही नवनिर्माण के पश्चात आने वाले आवेदनों के अनुरूप नए सिरे से हाउस टैक्स लगाने को लेकर सदस्यों में सहमति बनी है। रखी गई उसमें जो है कि लगभग हमने 15 से 17 प्रस्ताव जनहित को देखते हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पे पास की है, जिसमें ये जो लोग आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो मीना बाजार के वेंडर्स हैं। और इसमें हमारे जो है कि जो सभासद लोग थे, सभासदों ने आज जो है कि इस पर आपत्ति जताई है। सभासदों का ये कहना है कि सन 1990 में तत्कालीन जो बोर्ड था उन बोर्ड के प्रस्ताव पास होने के बाद ही इन लोगों को यहाँ पे बसाया गया था, और जब इनको उजाड़ने का नंबर आया तो बोर्ड द्वारा किसी प्रकार से जो है सहमति नहीं ली गई, हमारे पूरे बोर्ड को विश्वास में नहीं करा गया। टाउन बैंडिंग कमेटी एक बनी, उसमें हमारे किसी भी सदस्य को या मुझे उसका सदस्य नहीं बनाया गया, जिस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रस्ताव पास किया। और आइए बात अब खटीमा की कर लेते हैं, जहां जनपद ऊधम सिंह नगर के बगलिया गांव में निर्मल सिंह ने एसडीओ वन विभाग को एक शिकायती पत्र लिखा है, जिसमें कश्मीर सिंह द्वारा अपने जमीन की आड़ में वन विभाग की जमीन को विक्रय करने के संबंध में कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई है। निर्मल सिंह ने आरोप लगाया है कि कश्मीर सिंह द्वारा अपनी जमीन की आड़ में वन विभाग की जमीन को अवैध रूप से कुछ लोगों को बेचकर कॉलोनियां बसा दी गई हैं, जहां पक्के निर्माण भी हुए हैं, जिसकी शिकायत वन विभाग, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सीएम हेल्पलाइन से करने पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं वो हाईकोर्ट की शरण में गए, जहां से 11 नवंबर 2022 को संयुक्त सर्वे का आदेश पारित किया गया, लेकिन उसका अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने की संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाई। वहीं संतोष पंत, एसडीओ वन विभाग खटीमा ने मीडिया से बताया कि इस मामले में माननीय हाईकोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जनयज्ञ थाना के नीचे वन विभाग की जमीन, उसके बगल में कश्मीर सिंह का अपना निजी खेत सटा हुआ था। इसने वन विभाग की भूमि पर अपने खेत की आड़ में 1/2 खेत नंबर की आड़ में इसने और इसके परिवार ने वहां से खूंटा उखाड़ के जंगलात में आगे जाके गाड़ दिया, जिसमें वहां पर एक कॉलोनी बसा दी गई, जिसमें लोगों के घर बने हुए हैं, रिश्तियां की हैं उसमें। जंगलात जमीन पर चौहद्दी डालकर इन्होंने वहां पर घर बना दिए और बहुत लोग वहां बसे हुए हैं। इस आदमी ने वहां पर लोगों को ठगा है और इस पर कोई भी कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई, ना तो वन विभाग की तरफ से की गई। वन विभाग की मिली भगत करके ये काम हुआ है। उन्होंने कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं की। मैंने सभी जगह इनको पेपर दिए थे, सभी कुछ वहां पर उनको प्रोजेक्ट करवाया था, लेकिन वन विभाग की तरफ से आश्वासन ही दिया गया कि हम इसकी संयुक्त पैमाइश करवाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में आपके द्वारा ऑफिशियल कॉपी जो होगी वो प्राप्त नहीं हो पाई। आपके पत्र के क्रम में वंचित अधिकारी सुरई को निर्देश दिए गए। और आइए खबर चमोली से लेते हैं, जहां मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए निर्माण कार्यों में स्थानीयों को वरीयता देने का आधार बना है। एक और मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना आने से जहां निर्माण कार्यों में बाहर से श्रमिक लाने का झंझट खत्म हुआ, वहीं निर्माण कार्यों में श्रमिकों का कार्य कर रहे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। लेकिन चेपडो ग्राम पंचायत की पूनम देवी के लिए मनरेगा जी का जंजाल बन गया है। दरअसल पूनम देवी ने मनरेगा के अंतर्गत साल 2016 से 2019 तक श्रमिक के रूप में गांव की विभिन्न योजनाओं में काम किया, लेकिन इस अवधि का भुगतान पूनम देवी को 5 साल बीत जाने के बावजूद भी नहीं हो पाया है। आए दिन खंड विकास कार्यालय के चक्कर लगाने और मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराने के बाद पूनम देवी को उनकी मजदूरी और मेहनत का भुगतान नहीं हो सका है। पूनम देवी के पति हरेंद्र सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि 2016 से 2019 तक उनकी पत्नी का लगभग 25,000 का भुगतान अब भी विभाग से नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा उन्हें आधार कार्ड अपडेट कराने की सलाह दी गई थी। उनके द्वारा आधार कार्ड भी अपडेट उनके द्वारा करा दिया गया था। वहीं इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर खंड विकास अधिकारी
थराली ने सिस्टम का हवाला देते हुए बताया कि श्रमिक का आधार कार्ड पीएफएमएस में इनएक्टिव दिखाई देने के चलते ये भुगतान नहीं हो पाया था। उन्होंने आश्वस्त किया कि अपडेटेड आधार कार्ड श्रमिकों द्वारा जमा कराया गया है। जल्द ही पूनम देवी को उनकी मजदूरी का भुगतान कर दिया जाएगा। और हमारा जो मनरेगा का पैसा है 694 नंबर है और जॉब कार्ड का है और मनरेगा का पैसा नहीं आया अभी तक 2016, 17 और 18 का। अभी तो बहुत चक्कर मार चुके हैं, अभी तक हमको कोई सूचना नहीं दिया। ऑटोमेटिक ये हमारे वो बंद कर दे रहे हैं। खंड विभाग अधिकारी के पास भी चले गए हैं और काफी समय से 2023 लगने वाला है। अब तब से हमको गुमराह कर रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन से भी फोन कर रहे हैं, वहाँ से भी वो कह रहे हैं कि भैया आपका वो समझौता हो गया करके यहाँ से लिख के दे रहे करके आगे। और इसलिए करीब 20-25 हज़ार आज के। इधर उत्तराखंड के विकास नगर के बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के सरकार ने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड में बहुत शानदार काम किया है। कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रारंभ किया, जिस कारण से बहुत तेज रफ्तार से उत्तराखंड का विकास संभव हो सका है। तमाम क्षेत्रों में उत्तराखंड राज्य प्रगति कर रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक सदन की कार्रवाई व्यवस्थित और सुगम तरीके से चल रही है। प्रश्नकाल भी सुचारू और प्रभावशाली रूप से चल रहा है। बताया पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने बहुत छोटे से कार्यकाल में उत्तराखंड में बहुत शानदार काम किए और तमाम सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रारंभ किया और बहुत तेज रफ्तार से उत्तराखंड का तमाम सारी कोविड-19 के चैलेंजेस के बावजूद उत्तराखंड राज्य की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट रही और तमाम सारे सेक्टर्स में उत्तराखंड राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक का अप्रसन्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आज खुशी की बात यह भी है कि अभी तक सदन की कार्रवाई बहुत व्यवस्थित और सुचारू रूप से चल रही है। आज प्रश्नकाल बहुत सुचारू और प्रभावी रूप से चला। लोक कल्याण के तमाम सारे विषयों पर जो माननीय सदस्यों के प्रश्न थे उस पे पूरी तैयारी के साथ सरकार की तरफ से उसके उत्तर मिले और पूरा के पूरा प्रश्नकाल व्यवस्थित रूप से संचालित। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।